Hello students, in previous video we have discussed about the functional groups, okay? और हमने previous video में functional groups के बारे में पढ़ा और उसके साथ साथ ये पढ़ा कि हम functional groups की भी homologous series तैयार कर सकते हैं, ठीक है? और homologous series में जनरली उसको तैयार करने के लिए हम लोगों को सीरीज बनाने के लिए उनके जनरल फॉर्मूले पता होने चाहिए। और उसके साथ साथ होमोलोगस सीरीज में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन मेंबर्स को, होमोलोगस सीरीज में जो मेंबर्स होते हैं उनको हम होमोलोग कहते हैं। और दो होमोलोग के बीच में, ओके, दो होमोलोग के बीच में CH2 का डिफरेंस प्रेजेंट होता है, ओके। और हम क्या करते हैं, जैसे हमें नेक्स्ट मेंबर बनाना होता है तो हम CH2 ऐड करते चले जाते हैं और हमें नेक्स्ट मेंबर मिल जाता है। इसके ऊपर बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की फैमिली का सेकंड मेंबर बताओ। तो सेकंड मेंबर का मतलब क्या हुआ, 2 कार्बन होने चाहिए उसमें, तो n बराबर 2 रख देंगे। या फिर पहला मेंबर बना लो रफ नोटबुक में, फिर उसी हिसाब से उसमें CH2 ऐड करके सेकंड मेंबर बना लो। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की होमोलोगस सीरीज बनाना, गॉट इट। और इनकी नेमिंग भी आती है कि जैसे तुम्हें एग्जांपल दे दिया, उसका नाम बताओ, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब कार्बन का वर्सेटाइल नेचर पढ़ लिया, कार्बन एलोटॉप्स पढ़ लिए, कार्बन के आइसोमर्स पढ़ लिए हमने, ओके। आइसोमर्स के बाद हमने होमोलोगस सीरीज पढ़ी। होमोलोगस सीरीज के बाद हमने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं हमारे सिलेबस में। और इन फंक्शनल ग्रुप्स में अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका सफिक्स क्या होगा, सफिक्स के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा, गॉट इट। ये सब पढ़ा। In today's video, we will move on next topic, which is chemical properties of carbon compounds. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन से जुड़े जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, गॉट इट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है उनकी कंबशन, ठीक है। कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी मटेरियल को जलाना, कंबशन, ओके। तो देखो, हाइड्रोकार्बन्स का जब हम कंबशन स्टडी करते हैं, ठीक है, तो जब भी हाइड्रोकार्बन्स हम जानते हैं 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कंबस्ट किया जाता है, उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और उसके साथ बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कंबस्ट किया जाता है तो वो हमेशा क्लियर फ्लेम और ब्लू कलर की फ्लेम से जलते हैं। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन का अमाउंट कम होता है और हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो तुम देखते भी हो घरों में कि अगर हमारे पास कार्बन कोई चीज़ काली हो रही है, दिस मीन्स कार्बन ज़्यादा है उसमें, ओके, और उसमें ऑक्सीजन कम मिल रही है उसको जलने के लिए, तो हमारा बर्तन भी काला हो जाता है। तो जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं वो नीचे से ब्लैक हो जाते हैं, गॉट इट। तो जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंबस्ट होते हैं तो हमेशा CO2, H2O एंड हीट एनर्जी जनरेट होती है, चाहे वो सैचुरेट हो चाहे वो अनसैचुरेट हो। लेकिन दोनों में अंतर ये है, जब सैचुरेट जलते हैं तो वो क्लियर फ्लेम से बर्न करते हैं और उस फ्लेम का कलर होता है ब्लू। लेकिन जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं तब वो, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन कम होती है, हाइड्रोजन हटा देते हैं हम, तभी तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है वैलेंसी को पूरा करने के लिए।
तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्योंकि कार्बन कम होता है और हाइड्रोजन ज़्यादा होती है, इसीलिए वो क्लियर फ्लेम और ब्लू कलर की फ्लेम से जलते हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन कम होती है, इस वजह से वो सूटी फ्लेम से जलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सूटी? धुएं वाली फ्लेम से जलते हैं, और उस फ्लेम का कलर क्या होता है? येलो। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जब वो जलते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो इसी वजह से कार्बन के कंपाउंड्स फ्यूल की तरह भी यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं फ्यूल क्या होते हैं? फ्यूल आर दी सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हीट एनर्जी व्हेन वी बर्न देम। गॉट इट? तो जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से इनको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं, ओके, जब हम आयरन की जो चीज़ें हैं या किसी भी चीज़ में वेल्डिंग करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए हमें हीट एनर्जी चाहिए। और हीट एनर्जी कहाँ से मिलेगी? किसी को जला के। तो हम क्या करते हैं कि एक सिलेंडर में तो हम ऑक्सीजन गैस रखते हैं और एक सिलेंडर में हम इथाइन रखते हैं। इथाइन इज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड इट प्रोड्यूस हीट एनर्जी। ओके, तो क्या होता है कि एक सिलेंडर में ऑक्सीजन और एक सिलेंडर में इथाइन। तो जब हम दोनों के मिक्सचर को बर्न करते हैं, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उस सिलेंडर में से ऑक्सीजन लेते हैं पाइप के थ्रू और इथाइन को जलाते हैं, तो हम देखते हैं वो जो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस हीट एनर्जी से हम वेल्डिंग करते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है कि हम ऑक्सीजन को सिलेंडर में लेने की क्या ज़रूरत है? जो एटमॉस्फेयर में इतनी सारी ऑक्सीजन है, हम उसी को लेके यूज़ कर सकते हैं और इथाइन को जला सकते हैं। लेकिन इसका आंसर ये होगा क्योंकि इथाइन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आयन लग रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको जलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तुम देखते हो हम कुछ चीज़ जलाते भी हैं तो अगर ज़्यादा बर्नर है हमारी गैस का, उसमें भी छोटे छोटे छेद हैं, क्यों? उनसे एयर जाए, और एयर जितना जाएगी फ्यूल उतना ज़्यादा बर्न करेगा। तो इसीलिए जो हमें इथाइन का कंप्लीट कंबशन करने के लिए, पूरी तरह जलाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और एयर में तो ऑक्सीजन मिक्सचर है, गैसेस में मिली हुई है, उतनी हमें परसेंटेज नहीं मिल पाएगी जितना कि इथाइन पूरी तरह जल जाए। तो इसी वजह से हम हमेशा ऑक्सीजन को सिलेंडर में से यूज़ करते हैं ताकि इथाइन का कंप्लीट कंबशन हो, और कंप्लीट कंबशन के बाद वो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे। जब वो पूरा जल जाता है मटेरियल तभी तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, तो इस वजह से हम इथाइन को जलाने के लिए एक इंडिविजुअल सिलेंडर यूज़ करते हैं। गॉट इट? तो हम एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। Combustion is burning of hydrocarbon in the presence of oxygen. Got it? और जब हाइड्रोकार्बन्स का कंप्लीट कंबशन होता है, जब उन्हें देखो ये हाइड्रोकार्बन है मीथेन, और इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं हम, तो CO2 गैस, वाटर एंड हाइड्रोजन, वो हीट एनर्जी रिलीज होती है। This is the case when hydrocarbons combust completely. Got it? जब भी हाइड्रोकार्बन्स के आधे जलेंगे, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, तो CO2 के बदले कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। Got it? याद रखना, जब कंप्लीट कंबशन होता है तो CO2 गैस बनती है, और जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है? ओके, इट इज क्लियर टू यू ऑल? तो कंबशन पहली रिएक्शन है। हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, और सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कंबशन। कार्बन के कंपाउंड्स कैसे जलते हैं? तो व्हेनेवर कार्बन कंपाउंड्स बर्न और कंबस्ट in the presence of oxygen, they produce carbon dioxide, water and heat energy. This is complete combustion, and when incomplete combustion takes place, carbon monoxide forms.
नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन का कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब दो एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं, तो कार्बन जब किसी के साथ जुड़ जाएगा तो कार्बन के कंपाउंड्स कहलाएंगे। और हाइड्रोकार्बन भी क्या है? कार्बन का कंपाउंड। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड है, उनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो दे आर स्टेबल। वो किसी से रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि रिएक्शन कौन करेगा? जिसकी वैलेंसी पूरी नहीं होगी वो अपनी वैलेंसी पूरा करना चाहेगा। गॉट इट? तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इसमें हम किसी चीज को पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर उसकी जगह उसको जोड़ते हैं। गॉट इट? सब्स्टिट्यूशन, जब कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हैं, उसमें मैं एक्स्ट्रा मटेरियल जोड़ ही नहीं सकती, 5 वैलेंसी तो कर नहीं सकती। इसका मतलब पहले मुझे कुछ चीज हटानी पड़ेगी, तब जाके मुझे कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो एस से शुरू हो रहा है, तो कौन से हाइड्रोकार्बन्स देते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं? बिकॉज दे आर स्टेबल एंड देयर वैलेंसी इज सेटिस्फाइड। ओके, और ये रिएक्शन कौन सी होती है? हमने सबसे एग्जाम्पल ले रखा है मीथेन। मीथेन एक कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें क्या होगा कि अगर मैं क्लोरीन जोड़ना चाहती हूँ, गॉट इट, आई वांट टू ऐड क्लोरीन, तो हम जानते हैं कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं, कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी है, और मैं इसमें क्लोरीन जोड़ना चाहती हूँ, तो मुझे एक हाइड्रोजन यहाँ से हटानी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तब जाके एक क्लोरीन यहाँ जुड़ेगी, तब जाके इसकी 4 वैलेंसी पूरी होगी। क्योंकि हम जानते हैं कार्बन अपने चारों तरफ डिफरेंट एलिमेंट्स को जोड़ सकता है। तो CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दो, क्या बचा? CH3, एक क्लोरीन जोड़ दो, CH3Cl, और वो जो हाइड्रोजन निकाली है हमने और एक जो क्लोरीन यहाँ से बची वो यहाँ जुड़ जाएगी, HCl। और ये किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में। गॉट इट? तो देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन देते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। व्हाई दे गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? बिकॉज दे आर स्टेबल हाइड्रोकार्बन्स। एंड इसका एग्जांपल है फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ मीथेन। ठीक है, मीथेन है ये, मीथ मतलब एक कार्बन, मीथेन सैचुरेटेड, क्लोरीनेशन करवाया, एक क्लोरीन जोड़ी इसमें, तो मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दी, क्या बन गया? CH3Cl प्लस HCl। इसका नाम कैसे देंगे? क्योंकि इसमें कल ही मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें क्लोरीन जुड़ा है। क्लोरीन क्या है? एक हैलोजन। जब क्लोरीन हैलोजन जुड़ जाते हैं तो इनका नाम हम सबसे पहले लिखते हैं क्लोरोमीथेन। गॉट इट? दिस इज ऑल अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी एडिशन रिएक्शन। अब इसका जस्ट उल्टा होता है। एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? एडिशन रिएक्शन में जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इसमें कुछ जुड़ता है। और किस में जुड़ सकता है? सैचुरेटेड में तो जुड़ेगा नहीं, अनसैचुरेटेड में। क्योंकि कोई भी चीज अनसैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन हटा दी, जब कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होती है ना, तो वो अनसैचुरेटेड कहलाते हैं और वो अपने अंदर किसी को जोड़ सकते हैं। गॉट इट? तो एडिशन रिएक्शंस कौन देते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो एडिशन रिएक्शंस कौन देते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इसमें क्या होता है? क्यों देते हैं एडिशन रिएक्शंस? बिकॉज दे आर लेस स्टेबल। लेस स्टेबल क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दे आर लेस स्टेबल। और इसमें क्या होता है? इसका एग्जाम्पल क्या है एडिशन रिएक्शन का? जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है इथीन। इसका नाम इथीन क्यों पड़ा?
कार्बन 2 है, ईथ पड़ गया, और डबल बॉन्ड है तो इथीन हो गया। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इसका एडिशन रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ दें। देखो, तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो H2, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? निकेल की प्रेजेंस में। यहाँ पर निकेल एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे। तो ये रिएक्शन क्या है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज दे आर लेस स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। और इसका एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इथीन। क्योंकि अनसैचुरेटेड देते हैं तो हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिख लिया और इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया। इसमें हमें 2 हाइड्रोजन ऐड करनी है। तो देखो, कार्बन की कितनी वैलेंसी है यहाँ पर? 2। देखो 2 हाइड्रोजन जुड़ी है ना, वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने एलिमेंट्स को जोड़ा हुआ है? कार्बन ने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को जोड़ा हुआ है और इसकी 4 होनी चाहिए वैलेंसी। 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड लगाया है। इस डबल बॉन्ड को हम हटा दें, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दें, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दें, तो इसकी पूरी वैलेंसी हो जाएगी। और क्या बन जाएगा? CH3, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस रिएक्शन का, एडिशन रिएक्शन की सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आपकी मार्केट में यूज की जाती है। इट हैज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बिकॉज जो ऑयल्स होते हैं, ऑयल्स जो होते हैं ना, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ऑयल्स अनसैचुरेटेड होते हैं। जब उनमें हाइड्रोजन ऐड कर दी जाती है, किसमें? ऑयल्स में, है ना, तो वो घी बन जाते हैं। घी कौन होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो दिस रिएक्शन हैज इंपॉर्टेंस इन इंडस्ट्रीज बिकॉज दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर मेकिंग घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। क्योंकि इस रिएक्शन की डेफिनेशन ही यही है, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना। किसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो जब ये ऑयल्स में हाइड्रोजन हम ऐड कर देते हैं, किसकी प्रेजेंस में? निकेल की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है? घी। ओके, सो ये 1 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में कि विच रिएक्शन हैज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। गॉट इट? सो ये 3 रिएक्शंस हैं बेसिकली, कार्बन के कंपाउंड्स ये देते हैं। ठीक है, और मैंने तुम्हें कल बताया था कि हमारे इस चैप्टर में, जैसा सेकंड चैप्टर में इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं, वैसे ही इस चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहला इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड वो है आपका इथेनॉल। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है इथेनॉल। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनाएंगे हम। सबसे पहला इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है इथेनॉल। इसका फॉर्मूला लिखो, ऑल लगाए यहाँ पर। ऑल मतलब एल्कोहल। ठीक है, अब ईथ इधर देखते हैं हम, ये लगा दिया फंक्शनल ग्रुप। अब हम कार्बन की चेन बनाएंगे। ईथ, 2 कार्बन है। ठीक है, अब हम कार्बन की वैलेंसी पूरा करेंगे। ये कार्बन इधर तो जुड़ा ही हुआ है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन हो गई, इधर 2 हो गई। H H H H। इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। और अगर हम इसको इकट्ठा लिखें तो कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितनी है? 5, C2H5 OH। गॉट इट? तो देखो इथेनॉल, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है?
कार्बन और हाइड्रोजन को ऐड कर दो, C2H6O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जितने एटम्स होते हैं उनको ऐड करके लिख दो। कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, C2H6O। गॉट इट? तो दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड इन दिस चैप्टर, इथेनॉल। और इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, और इसको हम इथेनॉल भी कह सकते हैं। दूसरा नाम होता है इसका इथाइल एल्कोहल। इथाइल क्यों बोला? क्योंकि C2H6 होना चाहिए, हमने एक हाइड्रोजन कम कर दिया सैचुरेटेड में से। जब हम एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो एल्काइल बन जाता है, और 2 कार्बन है तो इथाइल बन गया, इथाइल एल्कोहल। ओके, सो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखने में कैसा होता है ये, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सबसे पहला ये जो होता है इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल, ये लिक्विड होता है। ओके, कलरलेस होता है, लिक्विड, कलरलेस, हाईली इनफ्लेमेबल, मीन्स तुरंत फायर को कैच कर लेता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी लो होता है। तीसरा, फोर्थ वन इज इट हैज प्लेजेंट स्मेल, ओडोर कह लो, स्मेल को हम क्या कहते हैं, ओडोर। एंड इट हैज बर्निंग टेस्ट। ओके, अच्छा, ये जो इथाइल एल्कोहल होता है ये बहुत टाइप से मार्केट में मिलता है। जो प्योर एल्कोहल होता है 100%, ठीक है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एल्कोहल। ये 100% प्योर होता है। जब हम एल्कोहल में 5% वाटर मिला देते हैं, दिस इज कॉल्ड जब हम एल्कोहल में 5% वाटर मिला देते हैं, देन दिस इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। एथेनॉल को हम स्पिरिट भी कहते हैं। गॉट इट? रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब क्या होता है कि लोग इसको ड्रिंकिंग पर्पस के काम में लाते हैं, तो इससे बचने के लिए ओके, जो मार्केट में या केमिकल के रूप में यूज किया जाता है, तो इसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं, जैसे बेंजीन, ठीक है, मिथाइल एल्कोहल, ये सब चीजें इसमें मिला दी जाती हैं ताकि लोग इसको ड्रिंकिंग पर्पस में यूज ना करें। और अगर इसको कोई यूज भी करता है तो उसको परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ऐसा एल्कोहल जिसमें ये पॉइजनस सब्सटेंस मिक्स होते हैं, वो एल्कोहल कहलाता है डीनेचर्ड एल्कोहल। ओके, तो एल्कोहल मैंने अभी तुम लोगों को 3 टाइप के बताए। एक तो 100% प्योर एल्कोहल कहलाता है एब्सोल्यूट एल्कोहल। दूसरा बताया अगर 5% उसमें पानी है तो रेक्टिफाइड स्पिरिट। तीसरा बताया मैंने डीनेचर्ड एल्कोहल, जिसमें वो एल्कोहल जिसमें पॉइजनस सब्सटेंस मिक्स किए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड डीनेचर्ड एल्कोहल। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये जो एल्कोहल होता है ये क्या होता है कि इसका हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, वॉलेटाइल होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है ये। तो ये बहुत ज़्यादा आग पकड़ने की वजह से इसको हीट एनर्जी जनरेट करता है ये। तो हीट एनर्जी जनरेट करता है तो इसको हम फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं। तो जो एल्कोहल फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है उस एल्कोहल को हम कहते हैं पावर एल्कोहल। ओके, और ये पावर एल्कोहल हम किसके लिए बात कर रहे हैं? स्पिरिट लैम्प्स में जो हम एल्कोहल यूज़ करते हैं
उसको जलाते हैं गर्म करने के पर्पस के लिए। स्पिरिट लैम्प जो लैब में यूज़ की जाती है, लैम्प्स होती हैं, उसमें हम स्पिरिट भर देते हैं। एल्कोहल को हम स्पिरिट भी कहते हैं, गॉट इट। तो ये हीट एनर्जी जनरेट करता है और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पावर एल्कोहल, गॉट इट। तो ये एल्कोहल के बारे में तुम्हें बताया गया था। दूसरा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये पानी में सॉल्युबल होता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, गॉट इट। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके साथ साथ सेकेंड इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड इथेनोइक एसिड भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।